हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संख्याएं नंबर्स पार्ट 2। संख्याएं गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है, जिसका आधा पार्ट हमने पिछले बार पढ़ लिया था। कल हमने सीखा संख्याएं क्या होती है और संख्याएं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। उनमें कल हमने सीखा कि संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर भी दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि P/Q फॉर्म में जो संख्याएं होती है उनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, अर्थात ऐसी संख्या जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन और कौन कौन सी होती है वो भी लिखा हमने। उसके बाद है प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं और पूर्ण घन संख्याएं। इन संख्याओं के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। अगर आपको इन संख्याओं से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरा संख्याएं नंबर पार्ट 1 जरूर देखें, जिससे आपको संख्याएं क्या होती है और शुरुआती स्टेप्स में जो संख्याएं होती है उनके बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। जो पीछे शेष बच गई नंबर्स हैं, संख्याएं बच गई, उनके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। तो देखें, उनमें आज पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। क्या होती है अभाज्य संख्याएं? हमने छोटी कक्षा में पढ़ा कि अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें खुद का और एक का ही भाग जाता है पूरा, उसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। अर्थात ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से ही विभाजित होती है और किसी से विभाजित नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। और लेकिन अभाज्य संख्याओं की वास्तविक डेफिनेशन होती है ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो। दो ही गुणनखंड से क्या मतलब है, अभी हम सीखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एक के गुणनखंड, एक के गुणनखंड का मतलब होता है कि उसमें किस किस का भाग जाता है। एक में किसका भाग जाता है, एक का ही जाता है। दो के गुणनखंड, अब दो के गुणनखंड का मतलब है दो में किस किस का पूरा भाग जाता है। दो में किस किस का भाग जाता है, एक का और एक दो का खुद का। इसी प्रकार तीन के गुणनखंड क्या होंगे, तीन में किस किस का भाग जाता है, एक का और तीन का। मतलब ये फैक्टर हैं, एक का फैक्टर, ये दो के फैक्टर हैं, ये तीन के फैक्टर हैं। इसी प्रकार चार के गुणनखंड, चार में किस किस का भाग जाता है, एक का, दो का और चार खुद का। पांच के गुणनखंड होते हैं एक, पांच में एक का भाग जाता है और पांच खुद का ही जाता है। छह के गुणनखंड क्या होते हैं कि छह में एक का भाग जाता है, दो का जाता है, तीन का जाता है और छह का जाता है। इसी प्रकार सात के गुणनखंड क्या होंगे, एक और सात। आठ के गुणनखंड क्या होंगे, एक, दो, चार और आठ। नौ के गुणनखंड एक, तीन, नौ। 10 के गुणनखंड एक, दो, पांच और 10। 11 के गुणनखंड एक और 11। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर ले लिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, संयुक्त संख्या कौन सी होती है। देखें, एक्चुअल डेफिनेशन होती है ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, केवल दो ही गुणनखंड। आपको यहां पर एग्जांपल दे रखे हैं, केवल दो किस किस के गुणनखंड है। देखो, एक तो दो के कितने गुणनखंड है यहां पर, एक और दो। तीन के गुणनखंड कितने हैं, वो भी एक और तीन। इसी प्रकार पांच के गुणनखंड भी कितने हैं, दो ही गुणनखंड है, पांच के भी दो ही गुणनखंड है, एक और पांच। छह के गुणनखंड कितने हैं, एक, दो, तीन, चार गुणनखंड है। सात के कितने गुणनखंड है, दो ही गुणनखंड है। इसी प्रकार 11 के कितने गुणनखंड है, दो ही गुणनखंड है। और भी आगे ऐसी संख्या होती है। देखो, ऐसी संख्या जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, 2, 3, 5, 7, 11 और भी आगे। मतलब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्याओं में से होती है। प्राकृत संख्याओं का ही पोर्शन होता है अभाज्य संख्याएं भी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो। अर्थात ये ऐसी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब संयुक्त संख्याएं कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड है, वो कौन सी होगी, संयुक्त संख्याएं।
देखो संयुक्त संख्या, 4 के कितने अभाज्य गुणनखंड, 4 के कितने गुणनखंड है, 1 2 और 4, 3 गुणनखंड है, 2 से ज्यादा है। तो 2 से ज्यादा वाले जितनी भी संख्याएं होती है, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, वो सभी संयुक्त संख्याएं होती है। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 आगे भी और, ये सभी संयुक्त संख्याएं होती है क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो इसका मतलब एक जो हुआ हमारा, एक के केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है, एक न तो अभाज्य संख्या होती है न ही संयुक्त संख्या होती है। अब अगर अभाज्य संख्याओं में देखें तो देखें आप, अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। लेकिन अगर कह दे कि बताओ सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो देखो विषम, 2 तो एक सम संख्या होती है, सम अभाज्य संख्या, इसलिए 2 को सम अभाज्य संख्या कहते हैं। और 2 को छोड़कर अन्य जितनी भी संख्याएं होती है, 2 को छोड़ देना तो अन्य जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सारी विषम संख्याएं हैं, वो सारी की सारी विषम संख्या। इसका मतलब अभाज्य संख्याओं में 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, उसके अलावा सभी संख्याएं विषम अभाज्य संख्या होती है। अर्थात अगर आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कहे या सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो होती है 2। ये एकमात्र यही होती है, केवल एक तो सम अभाज्य होती है, उसके अलावा सारी विषम अभाज्य। फिर सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है 4 सबसे छोटी संख्या होती है। और एक संख्या है, एक कौन सी संख्या है, संयुक्त संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राकृत संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो एक केवल एक प्राकृत संख्या है, ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त है। और उसका कारण हमने यहां पर क्लियर कर लिया कि एक के केवल एक ही गुणनखंड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट भी है क्योंकि ये थोड़े याद रख लेना, ध्यान रखना है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3। अब हम सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं कोई एक संख्या नहीं होती है, ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह होता है जिनके मध्य एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड न हो। तो उन संख्याओं का जो समूह होता है वो पूरा समूह ही आपस में, ये संख्याएं सारी ही आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है क्योंकि इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक संख्या को किसी एक संख्या से विभाजित नहीं किया जा सके। एक को छोड़कर कोई कॉमन संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इन तीनों को क्या कर सके, विभाजित कर दे या डिवाइड कर दे पूरा पूरा। अर्थात जिनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं हो, जैसे 3 के गुणनखंड है 1 और 3, 4 के गुणनखंड है 1 2 4 और 5 के गुणनखंड है 1 और 5। तो एक को छोड़ दे, एक को छोड़ने के बाद जो बच गया कोई भी कॉमन गुणनखंड इनका नहीं है। अर्थात ये संख्या क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या अपन कह सकते हैं कि ऐसी संख्याओं का समूह जिनको कोई भी एक संख्या तीनों को पूरी डिवाइड न कर सके, वो तीनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे ये दोनों क्या है, सह अभाज्य है क्योंकि 5 में केवल 1 का और 5 का भाग जाता है और 8 में 1 का 2 का 4 का और 8 का भाग जाता है। इसका मतलब एक को छोड़कर और कोई भी संख्या इन दोनों को पूरी डिवाइड नहीं करती है, इसलिए ये दोनों भी आपस में सह अभाज्य है। और 4 और 9 भी आपस में सह अभाज्य है क्योंकि 4 के गुणनखंड 1 2 4 अर्थात 4 में 1 का 2 का 4 का भाग जाता है। इसी प्रकार 9 में 1 का 3 का 9 का भाग जाता है। तो ऐसी एक को छोड़कर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, इसलिए ये संख्याएं क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर 2 प्रकार की होती है, साधारण भिन्न जिन्हें हम परिमेय भिन्न भी कहते हैं और दशमलव भिन्न, डेसिमल नंबर। पहले हम पढ़ेंगे साधारण भिन्न के बारे में। साधारण भिन्न 3 प्रकार की होती है, उचित भिन्न जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न। 3 प्रकार की होती है। उचित और अनुचित में देखो, उचित में क्या होता है, ये अंश और ये हर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अंश छोटा होता है हर से तो वो होता है उचित भिन्न, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो उचित भिन्न। और अगर
न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, अर्थात अंश बड़ा होता है हर से, तो वो होता है अनुचित भिन्न। अब अगर आप इसको याद रखें, याद रखने के लिए ट्रिक क्या रखते हो कि देखो बड़े के ऊपर छोटा बैठा है तो ये उचित है, बड़े के ऊपर तो छोटा, बड़े के कंधों पर तो छोटा बैठ सकता है तो ये उचित है। लेकिन अगर छोटे के कंधे पर बड़ा बैठता है, छोटे के कंधे पर बड़ा बैठता है तो ये अनुचित है। इसलिए अगर छोटे के कंधे पर बड़ा बैठा है तो ये अनुचित है, और अगर बड़े के कंधे पर छोटा बैठा है तो ये उचित है। अर्थात उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में अंतर ये हो गया कि उचित भिन्न में अंश छोटा और हर बड़ा, और अनुचित भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा होता है। अब है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है होल नंबर और उचित भिन्न का जो मिक्स्ड फॉर्म होती है। जैसे ये 2 प्लस उचित भिन्न 3/4, इन दोनों को मिला दें तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते 2 से 3/4, 2 and 3/4, 2 and 3/4, या इसको बोलते हैं 2 सही 3/4। ये है एक मिश्र भिन्न, क्योंकि इसमें मिक्स हो गया दोनों, उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या होल नंबर, ये दोनों को जोड़ देवे तो इनका जो रूप बनता है इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। इसको बोलते हैं 2 सही 3/4, 1 सही 5/4, 3 सही 2/5, इस प्रकार का फ्रैक्शन होता है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है। अब हम पढ़ते हैं, ये हमारा परिमेय भिन्न या साधारण भिन्न हो गया। हम इसमें एक दूसरे को इंटरचेंज करना भी सीख सकते हैं। देखें, मिक्स्ड फ्रैक्शन को उचित अनुचित में बदल सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। देखो इसको कैसे अनुचित में बदले, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 में 5 जोड़ दिया, 5 और 4 9, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9/4, 9/4 एक अनुचित भिन्न है। इसी प्रकार इसको भी 5 को 3 से गुणा करेंगे, फिर ये 2 जोड़ देंगे, 5 दिया 15, 15 और 2 17, 17/5। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, वो किसमें बदल गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया है। मतलब मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न बदलना है तो वही वापस क्या करेंगे, भाग देके। जैसे इसी 17/5 है, 17 में 5, 17/5 का और 17 में 5 का भाग देवे तो 5 की टेबल कितनी बार बोली? 3 बार, 5 दिया 15, रिमाइंडर कितना बच गया? शेषफल 2, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 सही, शेष क्या बच गया? 2/5, 3 सही 2/5। तो ये देखो 17/5 से क्या आ गया वापिस? 3 सही 2/5। अर्थात आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, इस प्रकार। अब हम सीखते हैं, अगला है दशमलव भिन्न डेसिमल नंबर। दशमलव भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न को हम अनवसानी भी बोलते हैं। शांत का मतलब टर्मिनेट हो जाता है, मतलब दशमलव के 1 स्थान के बाद, 2 स्थान के बाद, 3 स्थान के बाद क्या होता है? नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं, एंड हो जाता है, नंबर खत्म हो जाते हैं, अर्थात टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मतलब 3.14, यहां पर दशमलव के 2 स्थान के बाद संख्या यानी बंद हो गई तो ये शांत हो गया। यहां पर 2 स्थान के बाद दशमलव आना शांत हो गया, इसलिए शांत दशमलव भिन्न है। इसमें दशमलव के 4 स्थान के बाद संख्या नहीं आ रही है, यहां पर 8 के बाद शांत हो गया, इसलिए शांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव भिन्न में क्या होता है? दशमलव के बाद भी संख्याएं आती रहती है। दशमलव के देखो, दशमलव 0.33333 आगे आ ही रही है, 4.1515151515 आ रहा है, इसका शांत नहीं हो रहा है, ये अशांत दशमलव है, ये अशांत दशमलव है। तो अशांत दशमलव भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग। अशांत आवर्ती का मतलब होता है, आवर्ती का मतलब रिपीटिंग या रिक्वेरिंग, मतलब दशमलव के बाद ऐसे अंक बार बार क्या होता है? रिपीट होते रहते हैं। दशमलव के बाद संख्या शांत नहीं होती है, बार बार आता रहता है, वही वो अंक आता है वापिस, तो ऐसी संख्या कहलाती है अशांत आवर्ती, 0.33333। अब आप इस अशांत दशमलव को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3.0. अब देखो किसकी रिपीटिंग हो रही है? रिपीट कौन सा हो रहा है? 3 हो रहा है, तो आप इसको 0.3 और इसके ऊपर ये बार लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं 0.3 बार। इसी प्रकार 4.151515 तो रिपीटिंग किसकी हो रहा है? कौन रिपीट हो रहा है? 1.5 हो रहा है, तो 4.15 पर बार। इसी प्रकार 25.375 इस प्रकार 375 का यहां पर क्या हो रहा है? बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसको लिखेंगे 25.375।
तो अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न ऐसे होते हैं जिसमें बार बार किसी अंक की आवृत्ति होती रहती है। जैसे इसमें 3 की आवृत्ति हो रही है, इसमें 1 5 की आवृत्ति होती है, इसमें 3 7 5 की आवृत्ति हो रही है, और इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं हम सॉल्ट फॉर्म में। इसी प्रकार अशांत आवर्ती में क्या होता है, दशमलव के बाद संख्याएं आती रहती है लेकिन रिपीट नहीं होती कोई संख्या बार बार। जैसे इसमें हो रहा है 0.110, यहां पर 10 हो रहा है, फिर यहां पर 100 बढ़ गया, यहां पर 1000 बढ़ गया, इस प्रकार वापिस एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये अशांत अनावर्ती है। आवर्ती नहीं हो रही, अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिक्वीरिंग है। 3.1457 3 2 5 4 7 कोई अंक वापिस रिपीट हो ही नहीं रहा है। इसमें भी 90 990 9990, इस प्रकार ये भी नॉन रिपीटिंग नंबर है, अर्थात इनमें बार बार कोई किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ये हमारी होगी आज सभी प्रकार की संख्याएं। हमने भिन्न संख्याओं में भी बहुत गहराई से पढ़ लिया। हम भिन्न संख्याओं का एक अलग से चैप्टर और पढ़ेंगे। भिन्न संख्याओं में भिन्न संख्याओं पर संक्रियाएं, अर्थात भिन्न संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, चाहे वो परिमेय भिन्न है चाहे वो दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्नों को भी कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, और परिमेय भिन्नों को भी जोड़ बाकी गुणा भाग उनकी कैसे होती है। फिर अशांत आवर्ती शांत दशमलव भिन्न को दशमलव परिमेय भिन्न में बदलना, और परिमेय भिन्न को शांत दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, और अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न में को परिमेय भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो ये मैं एक भिन्न फ्रैक्शन नंबर का एक और चैप्टर लेके आऊंगा, उसमें आप पढ़ना, उसमें आप पूरी गहराई से दशमलव भिन्नों के बारे में और भिन्न संख्याओं के बारे में अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। आप निश्चिंत रहें, आपको बेसिक मैथ्स की छोटी से छोटी समस्याओं का सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेगा। मेरा वीडियो आप जरूर देखते रहें, लगातार मेरे से जुड़े रहें, ताकि आपकी गणित की हर समस्याओं को, आपकी मैथ्स से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका मैं समाधान कर पाऊं।